हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईडीयू मेथड ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम आने वाला है और हमने आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट स्पेशल क्लास चला रखी है। और दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं अपनी क्लास के बारे में। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पैट में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, वो भी बहुत कम समय में, तो आपको इस सीरीज से जुड़ना है, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट जीएस आपको इसी प्रकार से वीडियो में कराने वाला हूं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी हिस्ट्री का पार्ट 2 होने वाली है। पहली जो वीडियो थी उसमें लगभग मैंने आपका 20 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। और 20 क्वेश्चन के अलावा हमने लगभग जो आपको एक्सप्लेनेशन कराई है उनको मिलाकर लगभग हम 60 क्वेश्चन जो है कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हमारे टॉप 30 क्वेश्चन है। और जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि उनकी तैयारी कितनी है, तो उनको पूरे क्वेश्चन देखने हैं 30 के 30। आपको वीडियो के एंड में बताना है कि आपका 30 में से स्कोर कितना रहा। और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो सिर्फ हमारी इस सीरीज से जुड़ जाइए। आपको 100% जो है बहुत अच्छे से क्वेश्चन हमारी वीडियो से ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, प्रथम बौद्ध संगति को चीन किसने भेजा था। आपको बताना है कि हमारी जो बौद्ध संगति हुई थी, मैंने आपको बताया था कि हमारी टोटल 4 बौद्ध संगति हुई है। चारों के चारों मैंने आपको स्थल बताए थे, चारों के चारों के शासक बताए थे और किसके काल में हुई थी और अध्यक्ष कौन थे, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। मैं आपको कुछ नहीं यहाँ पे बताने वाला हूँ। जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भी मैं आपको बता दूंगा इसी क्लास में कि आपको कैसे डाउनलोड करनी है। फिलहाल क्वेश्चन पढ़िए, प्रथम बौद्ध संगति को चीन किसने भेजा था। नागार्जुन ने, गौतम बुद्ध ने, राजा हर्ष ने, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो हमारी प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो कहां पर हुई थी, वो राजगृह में हुई थी, ठीक है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप सभी को पता होगा पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, राजगृह में हुई थी। और इस बौद्ध संगति को चीन किसने भेजा था, नागार्जुन ने भेजा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नागार्जुन से बनने वाले इंपोर्टेंट सवालों की। देखिए, नागार्जुन ने एक सिद्धांत दिया था। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शून्यवाद का सिद्धांत, देखिए ध्यान से देखिए, शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था, नागार्जुन ने दिया था। और इन्होंने एक सिद्धांत और दिया था, यह है आपका सापेक्षता का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। सापेक्षता का सिद्धांत भी किसने दिया था, ये भी नागार्जुन ने दिया था। और नागार्जुन की एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, यह है आपकी प्रज्ञा पत्रिका सूत्र। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रज्ञा पत्रिका सूत्र के लेखक कौन है, ये आपके नागार्जुन है। ये सब हमारी बातें थी नागार्जुन से संबंधित जो आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आप जितने क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगा अगर आप उनको भी याद करके जाते हैं, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका इतिहास का क्वेश्चन उसमें नहीं छूटेगा, इस बात का दावा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं गौतम बुद्ध के बारे में, देखिए गौतम बुद्ध जी के बारे में इनके जन्म से लेकर इनके मृत्यु तक, चाहे इनके पिता का नाम हो या इनकी माता का वंश हो या इनके गृह त्याग की घटना हो, जितने भी इंपोर्टेंट इनसे फैक्ट थे वे मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिए थे। मैं आपको यहाँ बिल्कुल नहीं कराऊंगा, उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा, ठीक है। और राजा हर्ष के बारे में क्वेश्चन आगे आएगा जिसके बारे में मैं आपको जो है आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई, यानी कि भारत में सबसे पहले जो प्रतिमा को पूजने का कार्यक्रम शुरू हुआ वो सबसे पहले किसकी पूजी गई थी, महावीर स्वामी की, गौतम बुद्ध की, शिव की या विष्णु की। देखिए, भारत में सबसे पहले जो मानव प्रतिमा पूजी गई वो महात्मा गौतम बुद्ध की पूजी गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। देखिए, महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित है, ये आपके जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। कौन है ये, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, ठीक है। ये बात हमारी महावीर स्वामी से इंपोर्टेंट है। वैसे मैं आपको जैन धर्म से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा उसमें सारी एक्सप्लेनेशन आपको करा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आपको क्या याद रखना है, जैन धर्म से संबंधित है महावीर स्वामी और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है। आपको बताना है जो ये तीर्थंकर शब्द है ये किस धर्म से संबंध रखता है, बौद्ध धर्म,
जैन धर्म, शैव धर्म या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो तीर्थंकर है, तीर्थंकर शब्द का संबंध है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। देखिए जैन धर्म से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो देखिए। आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऋषभदेव का चिन्ह पूछा जाता है, इनका चिन्ह है वर्षभ। ठीक है, वर्षभ का चिन्ह को मिला हुआ है। और आगे पूछा जाता है कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर, ठीक है, दूसरे तीर्थंकर कौन है? आपसे तीसरे पूछा जाता है। और आपसे 24वें मैंने आपको बता दिया है कौन है, महावीर स्वामी है। ठीक है, ये बात आपको भूलनी नहीं है, याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर के बारे में। देखिए पहले मैंने आपको बताया है कौन है, ऋषभदेव हैं। और दूसरे हमारे जैन धर्म के तीर्थंकर अजीतनाथ है। कौन है? अजीतनाथ है। और जिनका चिन्ह है हाथी। ठीक है, हाथी इनका चिन्ह है। आगे देखिए, आगे है तीसरे तीर्थंकर। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर माना जाता है पार्श्वनाथ को। किसको माना जाता है? पार्श्वनाथ को माना जाता है। और जिनका चिन्ह है सांप। ठीक है, सांप। आपको तीनों चीजें याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ये बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, आपको बताना है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। मैंने आपको पीछे बताया है, ऋषभदेव, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी। देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे हमारे ऋषभदेव। ठीक है, अजीतनाथ मैंने कौन बताया है, ये दूसरे तीर्थंकर थे। ठीक है, और पार्श्वनाथ हमारे तीसरे तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये बातें हमेशा आपको याद रखनी है, कभी भूलनी नहीं है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे है, पढ़िए ध्यान से। शैववाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? देखिए शैववाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है आपको बताना है। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सिख धर्म से या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो आपका शैववाद का सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है जैन धर्म से रिलेटेड एक सिद्धांत है अनेकतावाद का सिद्धांत। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपका अनेकतावाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो आपको याद रखना है अनेकतावाद का सिद्धांत जो है ये भी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और जैन धर्म में एक व्रत आता है संलेखना। आपसे पूछा जाता है कि संलेखना विधि या संलेखना व्रत किस धर्म से संबंधित है, तो आपका ये भी जैन धर्म से संबंधित है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब रहता है उपवास रखकर, उपवास या भूखे प्यासे रखकर अपने प्राण त्यागना। ठीक है, भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्यागना क्या कहलाता है? ये आपका संलेखना विधि कहलाती है। इंपोर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा याद रखनी है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर शाखा का संस्थापक कौन था? ठीक है, आपको बताना है। देखिए जैन संगतियों के बाद क्या हुआ था, आपका ये जो जैन धर्म है ये दो भागों में बट चुका था, दो शाखाओं में बट सका था। एक आपका श्वेतांबर शाखा थी और एक आपकी दिगंबर शाखा थी। ठीक है, तो आपको बताना है कि श्वेतांबर जो शाखा है उसका संस्थापक कौन था? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, बाणभट्ट या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हमारी श्वेतांबर शाखा है जैन धर्म की, उसका जो संस्थापक है उसका संस्थापक स्थूलभद्र था। ठीक है, कौन था? स्थूलभद्र था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया दूसरी शाखा, जो हमारी दूसरी शाखा है उसका संस्थापक कौन था? उसका संस्थापक हमारा भद्रबाहु था। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं जैन धर्म के बारे में। आपको मैंने बताया है जैन संगतियां। ठीक है, देखिए जैन संगतियां, जैन संगतियां कब हुई थी? देखिए जो हमारी पहली जैन संगति है वो कब हुई थी? वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और उस समय शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। ठीक है, और कहां पर हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर हुई थी? पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरी बौद्ध संगति की, देखिए हमारी जो जैन संगति है वे केवल दो ही हुई हैं। पहली 300 ईसा पूर्व में हुई है और जो हमारी दूसरी है वो 512 एडी में हुई है। 512 एडी यानी कि 512 ईस्वी। ठीक है, कहां पर हुई है? वल्लभी में हुई है।
वल्लभी गुजरात में हुई है। और यहाँ पर अध्यक्ष पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरी जैन संगति के समय अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष आपको याद रखना है देवर्षि, ये नाम याद रखना है, देवर्षि क्षमा श्रवण। ठीक है, देवर्षि क्षमा श्रवण कौन थे, दूसरी जैन संगति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये जो हमारी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये हमारी जैन संगति से रिलेटेड थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। जो हमारे भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनका जो प्रथम शिष्य था वो कौन था, आपको बताना है। जमाली, यशोदा, त्रिशला या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो हमारे भगवान महावीर स्वामी है, इनके जो प्रथम शिष्य थे वो इनके दामाद जमाली थे। ठीक है, जमाली कौन थे, इनके दामाद थे। ठीक है, कौन थे ये, सॉरी, ये इनके दामाद थे, आपको याद रखनी है बात। ठीक है, यशोदा कौन थी, यशोदा महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम था। आपसे पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी जी की पत्नी का क्या नाम था, यशोदा था। ठीक है, और त्रिशला कौन थी, त्रिशला इनकी माता थी। ठीक है, महावीर स्वामी की माता जी का नाम क्या था, त्रिशला था, जो लिच्छवी वंश की थी। ठीक है, किस वंश की थी ये, लिच्छवी वंश की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की माता किस वंश से संबंधित थी, लिच्छवी वंश के। और आपको कमेंट में बताना है, आपके कमेंट में बताना है कि गौतम बुद्ध जी की जो माता है, वो कल मैंने आपको क्वेश्चन में कराया है कि गौतम बुद्ध जी की माता किस धर्म से संबंधित थी। ठीक है, किस वंश की थी, आपको कमेंट में इसका आंसर गोली की तरह छाप देना है अगर आपको पता है। ठीक है, फिलहाल आपको याद रखना है कि जो हमारे महावीर स्वामी जी हैं उनकी माता लिच्छवी वंश की थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके पिता की, ठीक है, जो हमारे महावीर स्वामी जी हैं, इनके पिता कौन थे, इनके पिता ज्ञात्रक कुल के क्या थे, मुखिया थे, ज्ञात्रक कुल के मुखिया थे। ठीक है, आपको यह बात याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके पिता जो थे वे इक्ष्वाकु वंश के थे। किस वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे महावीर स्वामी के पिताजी। ठीक है, और इक्ष्वाकु वंश के कौन है, भगवान श्री राम जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है। आपको बताना है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, चरक है, मखमली गोशाल है, दंडी है या कालिदास है। देखिए, जो आपका आजीवक संप्रदाय है इसके जो संस्थापक है वो कौन है, मखमली गोसाल है। कौन है, मखमली गोसाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चरक क्या है, चरक ने एक पुस्तक लिखी है, चरक संहिता। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि चरक संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आचार्य चरक के द्वारा लिखी गई है। बहुत अच्छे ये राजवेद थे। ठीक है, अगर बात करें कालिदास के बारे में, कालिदास कौन है, कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। ठीक है, भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, आचार्य कालिदास को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए किस प्रकार से है। देखिए पढ़िए ध्यान से। यूपी में जैन व बौद्ध संगतों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा था। आपको बताना है कि यूपी में ऐसा कौन सा स्थान है जो बौद्धों और जैनियों के लिए प्रसिद्ध था। पाटलिपुत्र, वैशाली, कौशाम्बी, पावापुरी। देखिए जो हमारा यूपी में प्रमुख स्थल है जो जैनों के लिए और बौद्धों के लिए है वह है हमारा कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में नहीं था। देखिए जो हमारे चक्रवर्ती शासक अशोक सम्राट हैं उनके साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र नहीं था। भारत का, अफगानिस्तान का, श्रीलंका का या पाकिस्तान का। आप सभी को पता है भारत में भी जो है इनका अधिकार रहा है और अफगानिस्तान में भी, श्रीलंका में नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। दोस्त ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और जो अशोक है, अशोक के जो हमारे शिलालेख हैं, अशोक ने कुछ शिलालेख लिखवाए हैं। तो भारत में जो है शिलालेखों की लिपि कौन सी है, भारत में इन्होंने ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, भारत में इनकी कौन सी है, ब्राह्मी लिपि में जो है इनके शिलालेख पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में पाई है इनकी अरमाइक लिपि। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफगानिस्तान से जो अशोक के शिलालेख मिले हैं उनमें कौन सी लिपि है, उनमें अरमाइक लिपि है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान वाले एरिया में, पाकिस्तान वाला जो हमारा एरिया है दोस्त, उसमें हमारी मिली है खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि मिली है, खरोष्टी लिपि अशोक के शिलालेखों पर मिली है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। और
एक है आपका एशिया माइनर क्षेत्र, ठीक है, एशिया माइनर क्षेत्र। एशिया माइनर क्षेत्र में जो है कौन सी लिपि मिली है, ये मिली है ग्रीक लिपि, ग्रीक लिपि। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशिया माइनर क्षेत्र में अशोक के शिलालेखों पर कौन सी लिपि प्राप्त हुई है, तो कौन सी लिपि प्राप्त हुई है, ग्रीक लिपि। ये चारों पांचों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, अशोक के शिलालेखों की लिपि से संबंधित क्वेश्चन थे, आपको हमेशा याद रखने हैं, भूलने नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 10 में से स्कोर कितना रहा जल्दी बताइए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अशोक के शासन में बौद्ध सभा किस नगर में हुई। मैंने आपको बताया था जो हमारी 4 बौद्ध संगति हुई है उनमें से कौन सी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई है, ठीक है, और कहां पर हुई है आपको ये बताना है। पाटलिपुत्र में, वैशाली में, कुंडलवन में या राजगृह में। तो देखिए दोस्तों जो हमारे अशोक हैं, अशोक के समय जो बौद्ध संगति हुई है वो कहां पर हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैशाली में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, वैशाली में हुई थी आपकी कौन सी, दूसरी बौद्ध संगति, ठीक है। कौन सी हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, वैशाली में हुई थी, ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बातें हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं राजगृह के बारे में, राजगृह में हमारी पहली जो है बौद्ध संगति हुई थी, पहली बौद्ध संगति। वैसे मैंने आपको ये सभी बता दी है, मैं आपको बताता नहीं हूं, आपका टाइम वेस्ट होगा फालतू में, ठीक है। तो अगर आप पिछले वीडियो से जुड़े हुए हैं तो आपको याद होगा, मैंने आपको चारों बौद्ध संगति बहुत अच्छे तरीके से बताई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किस स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है, भरहूत को, सांची का स्तूप, कालसी का स्तूप या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हमारा सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है वो किसको माना जाता है, वो सांची के स्तूप को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सांची का स्तूप कहां पर है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, एमपी में स्थित है सांची का स्तूप, ठीक है। और अगर मैं बात करूं भरहूत स्तूप के बारे में, भरहूत स्तूप से क्वेश्चन पूछा जाता है किसने बनवाया था, ये बनवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। किसने बनवाया था भरहूत का स्तूप, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने इसका निर्माण कराया था, जो कि कहां पर है, एमपी में है। एमपी में एक जगह पड़ती है सतना, याद रखना है, सतना में पड़ता है ये, ठीक है। ये बातें हमेशा याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कालसी अभिलेख की, कालसी अभिलेख कहाँ का है, ये उत्तराखंड का अभिलेख है। कहाँ का है, ये उत्तराखंड का अभिलेख है। ये बात आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से पढ़िए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो उसका आंसर भी सेम ही होगा। देखिए जो हमारी ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था, ठीक है। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। और टी पैंथलर कौन है, इन्होंने इनकी खोज करी थी, ठीक है। जो अशोक के शिलालेख है वो किसने खोजे थे, टी पैंथलर ने। और दयाराम साहनी कौन थे, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने करी थी। और कब की थी, 1921 में की थी, ठीक है, जॉन मोर्सल की अध्यक्षता में। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। हेरोडोट्स कौन है, हेरोडोट्स को कहा जाता है इतिहास का पिता, ठीक है। इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है, हेरोडोट्स को कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका, HISTORICA, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है हिस्टोरिका पुस्तक किसकी है, हेरोडोट्स के द्वारा लिखी गई है, जो इतिहास के पिता कहे जाते हैं। ये बातें हमें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, हमेशा याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए अशोक का शिलालेखों में क्या नाम मिलता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। आपको बताना है कि अशोक के जो शिलालेख हमें मिले हैं उनमें अशोक का क्या नाम है। अशोक है, प्रियदर्शी है, शकारी है या इनमें से कोई नहीं। देखिए अशोक को शिलालेखों में क्या कहा जाता है, प्रियदर्शी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। या देव नाम प्रियदर्शी भी इसी का ही नाम है। क्या है, देव नाम प्रियदर्शी।
देव नाम प्रियदर्शी किसका नाम है? ये भी हमारा अशोक का ही नाम है। आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए ध्यान से पढ़िए। किस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को अशोक कहा है। मास्की अभिलेख है, धोली का शिलालेख है, जोगढ़ शिलालेख है या एरागुड़ी है? देखिए अशोक ने अपने आप को अशोक कहा है मास्की अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। और जो मास्की अभिलेख है ये कहाँ से मिला है? ये रायपुर से हमें प्राप्त हुआ है। और रायपुर कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटका में, ठीक है। अगर मैं बात करूं धोली और जोगढ़, ये जो हमारे शिलालेख है ये कहाँ के हैं? ये उड़ीसा के हैं। आपसे पूछा जाएगा कि धोली कहाँ का शिलालेख है? आपका उड़ीसा का है। साथ में जोगढ़ भी आपको याद रखना है, ये भी उड़ीसा का ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एरागुड़ी अभिलेख की, एरागुड़ी अभिलेख कहाँ का है? ये आपका आंध्र प्रदेश का अभिलेख है। कहाँ का है ये? आंध्र प्रदेश का अभिलेख है। और आपको एक और याद रखना है नेट्टूर, नेट्टूर अभिलेख, नेट्टूर अभिलेख ये कहाँ का है? ये भी आपको याद रखना है, ये आपका कर्नाटक का है। कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। देखिए मास्की शिलालेख जो है क्या है? इसमें अशोक ने अपने आप को अशोक बताया है, जो कि रायगुड़ आपका कर्नाटक से संबंधित है। धोली और जोगढ़ उड़ीसा के अभिलेख है। और आपका एरागुड़ी अभिलेख जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और नेट्टूर अभिलेख आपका कर्नाटका से संबंधित रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से पढ़िए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, वह कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें बताया कि मैं मगध का सम्राट हूं, अशोक ने ये बात कही है। नेट्टूर अभिलेख, भौरू, गुर्जरा या उदयगोलाक? देखिए अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है आपका भौरू अभिलेख में। किसमें बताया है? भौरू अभिलेख में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भौरू अभिलेख कहाँ का है? ये राजस्थान का है। कहाँ का है भौरू अभिलेख? राजस्थान का है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है? ऐसा कौन सा राज्य है दक्षिण का जिसकी जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों से नहीं मिलती है? चेर, चोल, पांड्य या ये सभी? देखिए जो हमारा चेर है, चोल है और पांड्य है, ये जो सभी हैं इनमें क्या हुआ था? इनमें जो है अशोक ने शासन नहीं किया था, इसलिए इनका अभिलेखों में उल्लेख नहीं मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दक्षिण के राज्य कुछ और थे, जैसे आपका सत्यपुत्र हुआ, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सत्यपुत्र, ठीक है। एक है आपका केरल पुत्र। सत्यपुत्र, केरल पुत्र का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है। और साथ में चेर, चोल, पांड्य का भी उल्लेख अशोक के किसी भी अभिलेख में नहीं मिला है, ठीक है। आपको याद रखना है अशोक का 13वां शिलालेख, ठीक है। 13वां शिलालेख क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि 13वां शिलालेख में बताया गया है कलिंग युद्ध के बारे में, ठीक है। क्या बताया गया है? कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है, जो कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। ये बातें भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध, कलिंग पहले तो मैं बता देता हूँ कहाँ पर पड़ता है। कलिंग पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है कलिंग, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध के बारे में कौन सा शिलालेख बताता है? 13वां शिलालेख। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बात है, आपको हमेशा याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए ध्यान से और आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, हरिसेन को या इनमें से कोई नहीं? देखिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कहा था एडम स्मिथ ने। किसने कहा था? एक महान इतिहासकार हुए हैं एडम स्मिथ, जिसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, ठीक है। समुद्रगुप्त से क्या पूछा जाता है? देखिए समुद्रगुप्त के अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम जो इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो है आपका कविराज। कविराज किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और आपका चंद्र प्रकाश, बहुत इंपोर्टेंट
समुद्रगुप्त ये नाम है, आपको याद रखने हैं। चंद्र प्रकाश किसको कहा जाता है, ये भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एक कहा जाता है लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लिच्छवियों को हराया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं समुद्रगुप्त के जन्म की, देखिए इनका जन्म कहां पर हुआ था, इनका जन्म इंद्रप्रस्थ में हुआ था। कहां पर हुआ था, इंद्रप्रस्थ में इनका जन्म हुआ था। और इनकी अगर मैं बात करूं मृत्यु की, समुद्रगुप्त की मृत्यु कहां पर हुई थी, ये आपको याद रखनी है, पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर, पाटलिपुत्र में हुई थी। ये सभी बातें समुद्रगुप्त से इंपोर्टेंट है, बातें हैं, आपको हमेशा याद रखनी है। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, समुद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा। देखिए समुद्रगुप्त जो है 335 से लगाकर 380 एडी तक, ठीक है, 335 से 380 एडी तक ये गद्दी पर रहा। ये बात भी आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किस शासक का अन्य नाम देवगुप्त है। देखिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देवगुप्त के नाम से किस शासक को जाना जाता है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हरिसेन या चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए देवगुप्त के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है विक्रमादित्य। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने करी थी। ठीक है, और इनको कहा जाता है महाराजा धीराज। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज किनको कहा जाता है, ये भी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है, और परम भागवत, परम भागवत किसकी उपाधि है, ये भी हमारी चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि हो जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके शासनकाल की, देखिए चंद्रगुप्त जो द्वितीय है वो कब गद्दी पर बैठा था, वो 380 से लगाकर 412 एडी तक, 412 एडी तक जो है गद्दी पर रहा। इसने 380 से लगाकर 412 एडी तक शासन किया था। ये बातें जो है हमारी चंद्रगुप्त द्वितीय से इंपोर्टेंट हो जाती है, आपको हमेशा याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से पढ़िए। शक विजेता किसको कहा जाता है। देखिए शक विजेता किसको कहा जाता है, आपको बताना है। समुद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त को, हर्षवर्धन को या चंद्रगुप्त द्वितीय को। देखिए आपका शक विजेता किसको कहा जाता है, शक विजेता कहा जाता है समुद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त द्वितीय, इनके बारे में इंपोर्टेंट बात क्या है, इनके दरबार में कौन थे, 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे, 9 रत्न समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। जैसे कालिदास, वराहमिहिर, बेताल भट्ट, अमीर सिंह जैसे महान जो लोग रहे हैं वो सब किसके दरबार में रहे हैं, वो सब समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रही है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, इनको सकारी भी कहा जाता है। सकारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शकों को हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। किस गुप्त शासक ने सबसे पहले सिक्के जारी कराए थे। कौन सा ऐसा गुप्त शासक है जिसने सबसे पहले करेंसी चलाई थी, समुद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, राधागुप्त या कुमारगुप्त। देखिए सबसे पहले जो सिक्के जारी कराए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 एडी पे क्या बैठा था, गद्दी पर बैठा था और 335 एडी तक इसने क्या किया, शासन किया। ठीक है, 319 एडी में गद्दी पर बैठा था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ये बात इंपोर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, और जो इन्होंने ये सिक्के चलाए, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो सिक्के चलाए, ठीक है, ये चलाए थे अपनी पत्नी कुमार देवी की याद में। ठीक है, कुमार देवी की याद में इन्होंने सिक्के जारी किए थे अपनी पत्नी की याद में। ठीक है, और इनका देखिए जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इनका ही पुत्र कौन है, इनका ही पुत्र समुद्रगुप्त है। ठीक है, समुद्रगुप्त किसका पुत्र है, ये आपका समुद्रगुप्त किसका पुत्र है, ये आपका कुमार देवी का पुत्र है, जो पत्नी किसकी है, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है। ठीक है, आपको हमेशा ये बातें याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुमारगुप्त कौन था, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, कुमारगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, और राधागुप्त कौन है, राधागुप्त है चाणक्य का पोता। कौन है ये,
चाणक्य का पोता है। चाणक्य का पोता कौन है? राधागुप्त है, जिसकी सहायता से अशोक ने अपने भाई सुसीम की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसी राधागुप्त की सहायता से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सॉरी यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, यह है आपका 23वां क्वेश्चन, इसको एडिट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, सती प्रथा का साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? देखिए आपको बताना है कि सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख में, हाथी गुम्फा, कस्सी अभिलेख या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो सती प्रथा का उल्लेख है ये मिलता है एरन अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। और जो ये एरन अभिलेख है ये संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन सा है? ये है आपका एरन अभिलेख। और किसने जारी कराया था? ये भानुगुप्त ने। कौन है? भानुगुप्त ने जो है ये जारी कराया था संस्कृत में एरन अभिलेख को, ठीक है। और ये खोजा किसने था? एरन अभिलेख की खोज किसने करी थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक थे व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम। किसने खोजा था? ये कनिंघम ने खोजा था, ठीक है। एक शासक हुए हैं हूण शासक। हूण शासक का नाम है एक तोरमान, ठीक है। तोरमान से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हूण शासक तोरमान ने भारत पर आक्रमण किया था। इस बात की पुष्टि हमें किस अभिलेख से होती है? इस बात की पुष्टि भी हमें एरन अभिलेख से होती है। आगे है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या मिलता है? भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ये मिलता है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख में। और जो हमारा कस्सी अभिलेख है, कस्सी अभिलेख हमारा उत्तराखंड का अभिलेख है। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से पढ़िए। हर्ष चरित्र पुस्तक किसने लिखी है? हर्ष चरित्र पुस्तक किसने लिखी है? बाणभट्ट ने, महाकवि तुलसीदास ने, हेरोडोट्स ने या सूरदास ने? देखिए जो हमारी हर्ष चरित्र पुस्तक है ये लिखी है बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट और सटीक आंसर हो जाता है, ठीक है। ये पुस्तक किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। और किस भाषा में लिखी है? ये लिखी है आपकी संस्कृत भाषा में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हर्षचरित्र पुस्तक की भाषा क्या है? संस्कृत है, ठीक है। ये बातें हमेशा याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। हेरोडोट्स की पुस्तक मैंने आपको बताई है कौन सी? हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक है? हेरोडोट्स की हिस्टोरिका, ठीक है। हिस्टोरिका पुस्तक फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? हेरोडोट्स को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं सूरदास की, सूरदास की जो पुस्तक है एक आपकी सूर सागर है, सूर सरावली है, सूर सारावली, ठीक है। जितनी भी सूर करके रचनाएं हैं वो सब किसकी है? वो हमारी सूरदास की रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24वां। सम्राट हर्ष ने थानेश्वर से कहां अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी? ठीक है, ये सम्राट हर्ष जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना है। चलिए देखिए, सम्राट हर्ष ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कहां पर स्थानांतरित करी थी? सिंध में, कन्नौज में, पैठन में या मुर्शिदाबाद में? देखिए इन्होंने जो अपनी राजधानी थानेश्वर से ट्रांसफर करी थी, इन्होंने करी थी कन्नौज में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए अब जो है हम बात कर लेते हैं सम्राट हर्ष के बारे में। देखिए सम्राट हर्ष जो है ये पुष्यभूति वंश के शासक है। किसके है ये? पुष्यभूति वंश के शासक है, जो कि हरियाणा का एक क्या है? शासक है, हरियाणा का एक वंश है। सॉरी, इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन है। कौन है? इनके पिता प्रभाकर वर्धन है। ठीक है, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का गोड़ किसे कहा जाता है? बंगाल का गोड़ किसे कहा जाता है? ये शशांक को कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपको हमेशा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए ह्वेनसांग बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के, राजा हर्ष के, समुद्रगुप्त के या इनमें से कोई नहीं? देखिए ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ह्वेनसांग को। ठीक है, और ये आया था राजा हर्ष के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, और जो ये ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग ने राजा हर्ष को क्या कहा था? राजा हर्ष को इसने शीलादित्य कहा था। क्या कहा था? शीलादित्य। शीलादित्य किसने कहा था? राजा हर्ष को ह्वेनसांग ने कहा था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको हमेशा याद रखनी है। अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त द्वितीय की, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। ठीक है, कौन आया था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और कब आया था ये? आपका ये आया था 399 में, और कब तक रहा? 414 तक, सॉरी 414 तक ये रहा था भारत में। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, फाहियान की एक पुस्तक है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, फा क्यों की। ठीक है, फा क्यों की पुस्तक किसकी है? ये फाहियान की है, जो एक चीनी यात्री था। ठीक है, ये बातें हमारी ह्वेनसांग और फाहियान से रिलेटेड थी, जो आपको हमेशा याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26वां, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़े का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? आगरा, मथुरा, मेरठ या सूरत? देखिए, जिस समय ह्वेनसांग भारत आया था उस समय सूती कपड़े सबसे ज्यादा कहाँ के प्रसिद्ध थे? मथुरा के। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एकदम सही और सटीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ये ह्वेनसांग है। ह्वेनसांग ने कुछ वक्तव्य कहे थे, जैसे इसने घोड़े के सेना प्रमुख को क्या कहा था? घोड़े का जो प्रमुख होता है, जो घोड़े चलाने वाला होता है, उसको इसने क्या कहा था? उसने इसको कुंतल कहा था। ठीक है, घोड़े के प्रमुख को कुंतल कहा था। ऐसे ही इसने हाथियों के प्रमुख को क्या कहा था? देखिए, हाथियों के प्रमुख को इसने कुटक कहा था। कुटक आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और युद्ध मंत्री को क्या कहा था इसने? युद्ध मंत्री को इसने अवंती कहा था। ठीक है, ये बातें जो है ह्वेनसांग से रिलेटेड थी, जो हमेशा आपको याद रखनी है। घोड़े के प्रमुख को कुंतल कहा था, हाथियों के प्रमुख को कुटक कहा था, और युद्ध मंत्री को अवंती कहा था। ठीक है, और ह्वेनसांग के समय सबसे ज्यादा सूती वस्त्र कहाँ के प्रयोग होते थे, प्रसिद्ध थे? जो मथुरा के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी। क्वेश्चन नंबर 27वां। दोस्तों, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा, आपके लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए देखिए, ह्वेनसांग की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? ह्वेनसांग की पुस्तक सीयू की, फाक्यो की, इंडिका या पंचतंत्र? देखिए, ह्वेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ह्वेनसांग ने लिखी है सीयू की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाक्यो की किसकी है? मैंने आपको भी पीछे बताया है, फाक्यो की लिखी है फाहियान ने। ठीक है, किसने लिखी है? फाहियान ने। और इंडिका है मेगास्थनीज की। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका है। और पंचतंत्र किसने लिखी है? पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने। किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पुस्तकें हैं। जैसे एक पुस्तक लिखनी है आपको, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? ये आपके कल्हण है। कौन है? कल्हण राज तरंगिणी के पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28वां। निम्न में से कालिदास की पुस्तक नहीं है। आपको बताना है, नीचे पुस्तक लिखी हुई है, इनमें से कालिदास की पुस्तक कौन सी नहीं है? जानकी मंगल, जी हाँ कालिदास की है। पार्वती मंगल भी इसी की है। जानकी हरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जानकी हरण कालिदास की पुस्तक नहीं है। जानकी मंगल और पार्वती मंगल इन्हीं की पुस्तक है। आपको बताना है कि इंपोर्टेंट पुस्तक कुछ नोट करेंगे, जैसे महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है आचार्य पतंजलि ने। किसने लिखी है? पतंजलि ने महाभाष्य पुस्तक लिखी है। और गीत गोविंद बहुत इंपोर्टेंट पुस्तक है, नोट करेंगे। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। दोस्तों, इस स्लाइड से आपको पैट में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इस बात का दावा है। ठीक है, अष्टाध्यायी आपको लिखनी है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? आचार्य पणिनि जी ने लिखी है अष्टाध्यायी पुस्तक। उसके बाद मैंने आपको इंडिका बता दिया, मेगास्थनीज की है। और एक और नोट करेंगे, मुद्राक्षस पुस्तक किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है।
विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सोदरानंद किसकी रचना है? सोदरानंद किसकी रचना है आपको बताना है। अश्वघोष की, सोमदेव की, नाट्यशास्त्र की या महाभाष्य की। देखिए जो सोदरानंद है ये रचना है अश्वघोष की। किसकी है? अश्वघोष की रचना है। ठीक है। अगर मैं बात करूं सोमदेव, सोमदेव की जो रचना है वह है हमारी कथा सरित सागर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है? सोमदेव के द्वारा लिखी गई है। देखिए नाट्यशास्त्र लिखा है भरत मुनि ने। ठीक है, भरत मुनि ने, जिसको पंचम वेद भी कहा जाता है। ठीक है। और महाभाष्य मैंने अभी आपको पीछे बताया है, महाभाष्य किसने लिखी है? आचार्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30वां। देखिए रत्नावली के लेखक कौन है? आपको बताना है कि रत्नावली के लेखक कौन है। अश्वघोष, हर्षवर्धन या जयदेव। देखिए रत्नावली जो पुस्तक लिखी गई है वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अश्वघोष के बारे में मैंने आपको बता दिया है कौन सी इंपोर्टेंट थी। और गीत गोविंद लिखी गई है जयदेव के द्वारा। किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है आपकी गीत गोविंद पुस्तक। गीत गोविंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे कंप्लीट होता है प्राचीन इतिहास। अब जो हमारा अगली वीडियो आएगी वो मध्यकालीन इतिहास की एक ही वीडियो आएगी, जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से मध्यकालीन इतिहास को कवर कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और जिन प्यारे बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।